Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important article of the day. The first article that we have to discuss here is about APAR ID. Second article is about Alino and Lanina. Third article is about Rashtriya Gokul Mission and National Program for Dairy Development. And last article है साहित्य एकेडमिक अवार्ड के बारे में. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, जब हम छोटे थे, जब स्कूल में जाया करते थे, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम का सबब था, वो अपने सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखना था. या कई बार जैसे स्कूल चेंज करते थे 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना, उसके लिए बार बार स्कूल में चक्कर काटना, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ करता था. बट गवर्नमेंट कहती है कि अब हम आपको एक यूनिक आईडी कार्ड देंगे. मतलब यहाँ पे हम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 2020 की बताया गया है कि यहाँ पर हम एक डिजिटल रिकॉर्ड करेंगे क्रिएट आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स का, जहां पे आपके जैसे स्कूल की एजुकेशन, आपके कॉलेज की एजुकेशन, आपने कहीं इंटर्नशिप की है, वो सब डाटा यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. तो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हम क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, सभी जगह के, ताकि आपकी जब भी ट्रांजिशन कर रहे हो, जैसे चाहे किसी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हो या आप पढ़ के कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन, वो पेपर वर्क आपका रिड्यूस हो जाए. एंड मोर ओवर हम डाटा ड्रिवन एजुकेशन पॉलिसी को बना सके, जहां पर हमारे पास रियल टाइम डाटा हो बच्चों के बारे में. इस चीज को प्रमोट करने के लिए हम लेके आए हैं अपार आईडी, जहां पर आधार के साथ लिंक करके डिजिटल लॉकर में बच्चों का जो भी आप कह सकते हो रिकॉर्ड होगा, चाहे एकेडमिक रिकॉर्ड हो, ट्रांसफर का रिकॉर्ड हो, एडमिशन का रिकॉर्ड हो, जॉब एप्लीकेशन का रिकॉर्ड हो, सब कुछ यहाँ पे स्टोर किया जाएगा. एंड ये इजिली एक्सेसिबल रहेगा सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, ताकि वेरिफिकेशन भी आपकी इजी हो सके. जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कहाँ से फेक डिग्री कोई बनवा के ले आता है, आपको पता नहीं लगता है. एंड आपको जब तक वहां पर जाके पर्सनली विजिट ना करो, तो तब तक ये भी नहीं पता लगता कि एक्चुअल में वो फेक थी. तो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी. अब यहाँ पर जो बच्चों की डेमोग्राफिक डिटेल्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ. उसके अलावा पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे. एंड यहाँ पर स्कूल, जो ऑथेंटिकेट स्कूल होंगे, वो इसको आईडी को बनाएंगे, जहां पर आप ये मान सकते हो कि आधार के डाटा को इससे लिंक किया जाएगा एंड सभी डाटा को डिजिटल लॉकर पे स्टोर किया जाएगा. इससे कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूशन जाना, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, ये प्रोसेस आपका सीमलेस हो जाएगा. एंड मोर ओवर आपका डिजिटल रिकॉर्ड अचीवमेंट का भी इसमें स्टोर होगा, आपकी मार्कशीट, क्रेडेंशियल, सब कुछ इसमें स्टोर होगा. एंड स्कॉलरशिप आपको जो मिली, आपने स्किल प्रोग्राम्स में जिसमें पार्टिसिपेट किया, वो सभी डाटा इसमें स्टोर किया जाएगा. अभी क्यों ये न्यूज में है? कहते हैं यूपी और सीबीएसई की तरफ से कहीं ना कहीं इसे पुश किया जा रहा है एज अ मैंडेटरी प्रोविजन. तो कहा जाता है जो पॉलिसी है उसके अंडर ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी नेचर का था. एंड कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रही है इसके वॉलंटरी नेचर के ऊपर, जिसकी वजह से पेरेंट्स को जबरदस्ती पुश किया जा रहा है इसके अंडर रजिस्टर करवाने के लिए. तो कहते हैं यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंसी की कमी है कि जो स्टूडेंट का डाटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा. आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी, तो यहाँ पर रिपीटेडली ट्रांसफर डिलेज और रिस्पांस के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. मोर ओवर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकते हैं इसको, स्टूडेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, वो भी एक प्रॉब्लम है. एंड कहीं ना कहीं ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग, डाटा के मिसयूज होने का एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन का इसमें आपको मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पर ये दिखा के कि भी ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी नेचर का है, इससे ऑप्ट आउट भी किया है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट को एक क्लैरिटी देने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ये मैंडेटरी है, ये वॉलंटरी है. एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ट्रांसपेरेंट वे में इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है और कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी को वक्त रहते बदलने में हेल्प कर सकती है, जहां पर टाइमली एक्शन लिया जा सकता है आपकी डाटा ड्रिवन बेसिस पे. तो आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की.
देखिए अलिनो और लानिना बहुत बड़ा एक टॉपिक है ये। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का मॉनसून की एक लेक्चर होता है। एक लेक्चर में मॉनसून को कवर किया जाता है, उसमें मतलब 1 या 2 लेक्चर में तो 2.5 से 5 घंटे के बीच में ये टॉपिक कवर किया जाता है। बट हमें महज 5 मिनट में कवर करना है, तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए ये पैसिफिक ओशन है, इसमें 2 एरिया आपको देखने को मिल रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ अमेरिका। सेम यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी जाता है ट्रेड विंड के साथ, और यहां पर अंडर करंट जो है वो ठंडा पानी लेके आते हैं किसकी तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ, जो अपवेलिंग कॉज करते हैं। और सर्कुलेशन के थ्रू भी एक हम्बोल्ट करंट करके ठंडा करंट इस एरिया को कहीं ना कहीं ठंडा बनाता है, जिसकी वजह से यहां पर फिशिंग अच्छी होती है, यहां पर रेनफॉल अच्छी होती है और एग्रीकल्चर अच्छा होता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे आपकी जो ट्रेड विंड है इसके अपोजिट करंट जो है वो वार्म करंट आपका साउथ अमेरिका चला जाता है, एंड जो कोल्ड करंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, जिससे साउथ अमेरिका में बारिश और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आता है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आया है इसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है इंडिया में ड्रॉट से, क्योंकि इंडिया के मानसून के ऊपर अल नीनो का नेगेटिव इंपैक्ट है, जिससे इंडिया के अंदर बारिशें कम हो जाती हैं। अब ऐसे ही एक सिनेरियो होता है ला नीना, जहां पर ये जो कोल्ड करंट है और ज्यादा कोल्ड हो जाए एंड ये वार्म करंट और ज्यादा वार्म हो जाए, तो उस केस में यहां पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में, और इस सिचुएशन को ला नीना कहा जाता है। और ला नीना का भारत के मानसून के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट है, जिससे भारत के अंदर मानसून और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो कहते हैं अर्ली नाउ वार्म फेज है, जहां पर आपकी मानसून की सर्कुलेशन वीक हो जाती है और भारत के अंदर इससे ड्रॉट आता है, हीट वेव, क्रॉप फेलियर एंड वाटर शॉर्टेज रहती है। जबकि ला नीना की बात की जाए तो ये आपका मानसून विंड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, अबव नॉर्मल आपकी बारिश रहती है, फ्लड और एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ये 2 सिचुएशन है, बट इनके अलावा एक आपका नॉर्मल फेज भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पर वार्म करंट नॉर्मल रहता है, कोल्ड करंट नॉर्मल रहता है और बारिश भी आपकी ऑन एन एवरेज नॉर्मल रहती है। तो इसको कहीं ना कहीं काफी सारे और फैक्टर्स भी इंपैक्ट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल एंड मीडियन जुलियन ऑसिलेशन। बट इनको कभी ना कभी ज्योग्राफी में हम अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम ये बताना चाहते हैं 2024 में जो अर्ली डाटा मिले थे उसमें सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर कुछ अब नॉर्मेलिटी देखने को मिली थी, अनोमलीज देखने को मिली थी, जहां पर कोल्ड सी सरफेस टेम्परेचर आपका वेस्टवर्ड यानी कि टुवर्ड्स इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ मूव कर रहा था इंस्टेड ऑफ ईस्ट। कहते कि इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि भाई लानीना आएगा, बट कुछ सिनेरियो ऐसे भी डिपेक्ट कर रहे थे जो अलिनो की तरफ आपका कहीं ना कहीं इंपैक्ट को शोकेस कर रहा था। तो कहते हैं कि यहां पर ये एक पैटर्न को रिजेंबल करता है, दैट इज डेट लाइन अलिना, या आप कह सकते हो सेंट्रल पैसिफिक अलिनो की तरफ, जहां पर बीच में आपका वार्म करंट रह गया, दोनों साइड आपका कुछ अलग इंपैक्ट रहा। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स के कारण आप ये कह सकते हो ये इंपैक्ट आपको देखने को मिला, और वेस्टर्ली भी इक्वली उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। तो कहते हैं इस बार इस वजह से जो आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि ये साल अलिनो का रहेगा या लानीना का रहेगा, बिकॉज सी सरफेस टेम्परेचर में आपको अब नॉर्मेलिटीज देखने को मिली थी इंडियन ये पैसिफिक ओशन के अंदर। तो यहां पर इस वजह से ये आर्टिकल आपका न्यूज में है। बाकी कुछ और चीजें भी हैं जो इसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट रहती है, तो इससे अलिनो के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया में मानसून लाइक आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, मानसून ठीक रहता है। वेयर एज अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट है तो इससे कहीं ना कहीं ड्रॉट और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सभी फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी सी सरफेस टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएबिलिटी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज होती जा रही है, उसका भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो कहते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी इस डेविएशन के लिए प्रिडिक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी रिसर्च को और ज़्यादा बूस्ट करना होगा।
तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आइए अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। अब इंडिजिनस बोवाइन जो आपकी लाइफ स्टॉक है उसको इंप्रूव करने के लिए हमने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया था। अब गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड्स इसको प्रोवाइड करने की बात की है। अब यहां पर हम इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं एंड रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट 63% का इसमें क्या देखा था, इंक्रीमेंट देखा था इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में। अब जैसे 2019 में 198 मिलियन टन हमारा दूध था, अब बढ़कर 239 के आसपास हो चुका है। तो कहते कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे गिर, साहिवाल, राठी को। अब यहां पर मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बेटर करना है, बट अपने जेनेटिक मेकअप्स जो काऊ का है उसको और बढ़िया करना है। तो इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे एंड हाई जेनेटिक मेरिट वाले जो कैटल्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। अब इसमें आपका नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स को खोला जाएगा जहां पर कंजर्वेशन किया जाएगा हाई जेनेटिक मेरिट वाली ब्रीड्स के जीन्स को। इवन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी रेयर आपके रेयरिंग सेंटर्स पे, जहां पर 35% कैपिटल कॉस्ट को वन टाइम पेमेंट सपोर्ट सिस्टम के थ्रू कवर किया जाएगा। जीनोमिक सिलेक्शन के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे सुपीरियर ब्रीड्स के स्टॉक को एंड यहाँ पर फार्मर्स को हम पैसा भी प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ब्रीड इंप्रूवमेंट के थ्रू हम इंडिया की काऊ की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर इन्हांस करने की बात करते हैं। अब बात की जाए लास्ट में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई है। अब इसे फर्दर एक्सटेंड करने की बात की गई है जिसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, मॉडर्नाइज करना है अपने डेयरी प्लांट्स को एंड प्राइसिंग और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो ये चीजें यहाँ पर हमने फोकस की है। तो इससे कहीं ना कहीं डेयरी कॉपरेटिव्स को बेनिफिट मिलता है, उसको और ज्यादा हम स्ट्रेंथन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी के ऊपर मिल्क के हम फोकस कर रहे हैं एंड कोल्ड चेन जो स्टोरेज होती है उसके ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। आइए अब बात करते हैं साहित्य अकेडमिक अवार्ड्स की। तो इस बार प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि बंगाली को इसमें से निकाल दिया गया था, बंगाली लिटरेचर को, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। साहित्य अकेडमी की बात की जाए तो लाइक इसको आप कह सकते हो कि हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर हमारे पास जनपीठ अवार्ड है। उसके बाद ये आता है 1954 में इसे बनाया गया था एंड 24 लैंग्वेजेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इसमें इंग्लिश और 22 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस कवर है। पोट्री, फिक्शन, ड्रामा, एसे, बायोग्राफी, ट्रैवल लॉज और बाकी लिटरेरी वर्क्स जो भी होंगे उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर लाइक जिसने इंडिया की लिटरेचर के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पर्सन को। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ओरिजिनल वर्क हो तभी इसके लिए अवार्ड मिलेगा एंड लास्ट 5 साल के अंदर अवार्ड मतलब ये वर्क लिखा गया हो और 3 मेंबर की जूरी इस अवार्ड के लिए पर्सन को नॉमिनेट मतलब इवेलुएट करती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के अंदर लिटरेरी एक्सीलेंसी को हम प्रमोट करें, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, इंडिया की मल्टीलिंगुअल लिटरेसी कल्चर को हम प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें एंड साथ के साथ हम नेशनल लेवल पे राइटर्स को रिकॉग्नाइज करें। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो ये थे वो आर्टिकल जो आज हमें डिस्कस करने थे। आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा। बाकी जो आपका आर्टिकल है अबाउट अलिनो एंड लानिना, इसके लिए एक सेग्रीगेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि महज 5-10 मिनट में उस टॉपिक को कवर किया नहीं जा सकता और मैं इस वीडियो की लेंथ लंबा करना नहीं चाह रहा था। तो दैट्स व्हाई उसको एक सेग्रीगेटेड वीडियो में हम कवर कर देंगे। इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।